गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हैं, बहुत ही अच्छे तुम लोगों ने पोस्ट सेंड की है। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेपर प्रेशर। देखो, हम अभी पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और इससे पहले हमने एक हेनरीज़ लॉ पढ़ा था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेनरीज़ लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों को अच्छे से समझना है, लर्न करना है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनको भी सॉल्व करना, बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर जो है, किसी भी सिंपली समझ आ रहा है वेपर प्रेशर मतलब वेपर जो प्रेशर अप्लाई करेगी वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बोलते हैं तो देखो, किसी भी सॉल्यूशन में या लिक्विड में जो वेपर होती है वो जो प्रेशर अप्लाई करती है इक्विलिब्रियम में, यानी हमारा सॉल्यूशन जो है या लिक्विड जो है उसके अंदर जब इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है वेपर के साथ, तो वेपर जो प्रेशर अप्लाई करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो लिक्विड या सॉल्यूशन के अंदर वेपर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर अप्लाई करती है वो वेपर प्रेशर होता है। अब देखो, लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस होगा, ये डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होता है तो सॉल्यूशन का नेचर लिक्विड होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सॉल्यूट जो है वो गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड हो सकती है। ठीक है, सॉल्यूशंस जो है लिक्विड और सॉलिड का इन लिक्विड वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम दो तरीके के सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स है, मींस वॉलेटाइल सॉल्यूशंस है, और लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स है, मतलब नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्या होगा, एक तो हमारा वॉलेटाइल होगा ज़्यादा और एक जो है वो नॉन वॉलेटाइल होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जनरली हम क्या देखते हैं कि लिक्विड जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, और सॉल्यूट जो है, हमने जो सॉल्वेंट ले रखा है लिक्विड, वो तो क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, और जो सॉल्यूट है वो वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे लिक्विड और लिक्विड को मिक्स किया तो लिक्विड तो वॉलेटाइल होगा ही, सॉल्वेंट तो, लेकिन उसके अंदर जो हम दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं वो वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोनों लिक्विड वॉलेटाइल है, और एक हम पढ़ेंगे लिक्विड वॉलेटाइल है और उसमें सॉलिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो हम मेनली दो तरीके के पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी वॉलेटाइल जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो वॉलेटाइल है, उसके अंदर हमने जो सॉल्यूट डाला है वो भी वॉलेटाइल है। तो हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखना, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दोनों लिक्विड्स कैसे हैं, वॉलेटाइल है, और हमने उनको डिनोट कर दिया 1 और 2 कंपोनेंट से। फिर हमने एक क्लोज वेसल लिया और दोनों कंपोनेंट्स को इवेपरेट किया। तो जब हम इवेपरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब उनको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, लिक्विड की वेपर बनेगी, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वेपर और लिक्विड के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हमने बोल दिया कि जब वेपर बन चुकी है तो टोटल जो प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर जो है उसे हमने बोल दिया पी टोटल, और P1 और P2 हमने पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दिए 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट के। इसके अलावा ये जो पार्शियल प्रेशर है उनको हमने रिलेट किया है मोल फ्रैक्शन से, x1 और x2 से। ठीक है, अब देखो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। राउल्ट्स लॉ जो है इन पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है, जिसे
हमने राउल्ट्स लॉ बोला है। अब देखो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि राउल्ट्स लॉ बोलता है कि कोई भी जो वॉलेटाइल लिक्विड है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो वॉलेटाइल लिक्विड्स है उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है हर कंपोनेंट का उनकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही इम्पॉर्टेंट है आपका, यही राउल्ट्स लॉ है कि कोई भी कंपोनेंट है जो हमने सॉल्यूशन ले रखा है उसमें जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर उनकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वन कंपोनेंट के लिए P1 मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और ऐसे ही P2 जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो P1 प्रोपोर्शनल है X1 के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने P1 नॉट लगा दिया। ये P1 नॉट जो है प्योर कंपोनेंट का, जब हमने दोनों लिक्विड को मिक्स नहीं किया है तब हमारा जो प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। और ऐसे ही हमने सेकंड कंपोनेंट के लिए लिख दिया, सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जो कि P2 नॉट है। और वो क्या है, सेकंड जो कंपोनेंट है हमारा उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अब हमने 11th क्लास में डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर पढ़ा था। वो क्या बोलता है कि एक कंपोनेंट के अंदर, एक वेसल के अंदर जो टोटल प्रेशर होता है वो उसमें प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा कि हमारे वेसल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका टोटल प्रेशर जो है उसके अंदर प्रेजेंट अलग अलग कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो P टोटल क्या हो गया, P1 प्लस P2। और P1 हमने अभी देखा था क्या है, P1 नॉट X1, P2 नॉट X2, ये P टोटल है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अब हमने क्या किया, X1 प्लस X2 हमने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, X1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस X2 पुट कर सकते हैं। यहाँ से ये X2 इधर गया तो हमने पुट कर दिया X1 की जगह, तो हमारा ये आ गया। फिर ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया तो P1 नॉट माइनस P1 X2 और प्लस P2 X2। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने X2 को कॉमन ले लिया, तो ये P1 नॉट तो हमारा आ ही गया और X2 हम प्लस में कॉमन ले रहे हैं तो ये X2 कॉमन आ गया दोनों में। तो इधर तो क्या रह गया, P2 नॉट रह गया और माइनस का P1 रह गया। तो हमारा P टोटल जो है वो क्या आ गया, P1 नॉट प्लस X2 P2 माइनस P1 नॉट। अब देखो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर यानी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब हमने जब ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं ग्राफ कि हमारी जो मोल फ्रैक्शन है, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, अगर इधर x1 की 1 है तो x2 की 0 होगी क्योंकि दोनों का सम 1 ही होगा। फिर हम इस तरफ जा रहे हैं तो x1 की मोल कम होते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं और x2 के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो x1 का 1 से 0 हो रहा है और x2 का 0 से 1 हो रहा है। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इधर जब x1 के मोल कम होते जा रहे हैं तो P1 जो प्रेशर है वो भी कम होता जा रहा है। इधर x2 के मोल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो x2 का प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी x2 की मोल फ्रैक्शन जो है इंक्रीज़ होने पर ये P2 की प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और इधर अगर हम चलें तो x1 की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होने पर P1 जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया दोनों के लिए, ये दोनों लाइंस को मिला दिया मतलब हमारा टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है। फिर और ये क्या है P2 वाला, तो P2 के लिए हमने अभी पढ़ा था कि P2 क्या होगा, P2 नॉट इंटू X2 और ये P1 हमने अभी पढ़ा था P1 क्या होगा, P1 नॉट X1, ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं कि अगर वेपर फेज जो है कि जो वेपर फेज में कंपोनेंट्स का कंपोजिशन जो है वो सॉल्यूशन के साथ हम डिटरमाइन करें उनके पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है हमने उसको लिख दिया y1 और y2। वहाँ हम x1 और x2 लिख रहे थे, यहाँ पे हमने वेपर फेज के अंदर जो x1 हमारे जो कंपोनेंट है 1 और 2 उनकी मोल फ्रैक्शन को हमने अज्यूम कर लिया y1 और y2। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि P1 का जो प्रेशर होगा हमारा वो क्या होगा, y1 इंटू P टोटल और P2 जो है वो हमारा क्या होगा, y2 इंटू P टोटल, मतलब वही
हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। यही पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसके टर्म में ले रखी है, वेपर फेज़ के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके टर्म में ले रखी है। ठीक है, तो हमने अभी पहले पढ़ाई था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और जब हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने पे हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो वो हमारा पी नॉट था और एक्स था। ठीक है, तो पी नॉट इंटू एक्स था। तो हमने भी यहाँ पे भी यही किया है, यहाँ पे टोटल प्रेशर इंटू y1 ले लिया, यहाँ पे भी टोटल प्रेशर इंटू y2 ले लिया। अब हम बात करते हैं उन कंपोनेंट्स के लिए जो नॉन वॉलेटाइल है, यानी हमने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला हुआ है, यानी सॉलिड कैसा हो गया हमारा, नॉन वॉलेटाइल हो गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे हमने वाटर के अंदर क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब देखो जब हमने NaCl नहीं डाला हुआ था, यहाँ पे डायग्राम से देखना, हमारा ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है जिसके अंदर सिर्फ पानी ही पानी है, और ये हमारा सॉल्यूशन है। जब हमने इसके अंदर सॉलिड डाल दिया तो हमारा जो लिक्विड था वो तो कैसा है, जब इसके अंदर कुछ सॉलिड मिक्स नहीं है तो लिक्विड तो हमारा वॉलेटाइल है, तो ये तो क्या बना लेगा, वेपर बना लेगा, ज़्यादा वेपर बनाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर सॉलिड डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो अब इसके सरफेस पे कौन पार्टिकल्स आ गए, NaCl के पार्टिकल्स आ गए, और वो पार्टिकल्स कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल है। तो अब इसकी वेपर जो है वो पहले से क्या होगी, कम बनेगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो डिक्रीज़ हो गए। सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स डिक्रीज़ होने से जो वेपर है वो क्या बनेगी, कम बनेगी, क्योंकि बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए जो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो जब हम वॉलेटाइल के अंदर नॉन वॉलेटाइल को मिक्स कर देते हैं तो सरफेस पे वॉलेटाइल के यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनके लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जनरली हम कहीं पे भी लिखते हैं तो सॉल्वेंट को 1 लिखते हैं और सॉल्यूट को 2 लिखते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो कौन सा वॉलेटाइल है, सिर्फ सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है, तो राउल्ट्स लॉ किस पे लगेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पे लगेगा। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर जो है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर आ गया, प्योर स्टेट का प्रेशर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, x1 को वही क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। तो हमारा P1 क्या हो गया, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, और P1 नॉट x2 हमें लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, P1 नॉट x2 को तो इधर लेके चले गए तो ये प्लस का हो गया, और इसको इधर लाए तो ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये P1 नॉट माइनस P1। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो आपको ध्यान रखनी है, आप आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगी। तो ये क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट किसके इक्वल आ रहा है, ये नीचे चला गया तो किसके इक्वल आएगा, x2 के। और तुम्हें इस चीज़ को याद रखना है, ये क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो P1 नॉट माइनस P1 इतने की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्योर स्टेट में प्रेशर, और ये क्या है, जब हमने मिक्स कर दिया तो प्रेशर। तो इन दोनों का डिफरेंस तो क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है अगर हम उसमें सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं। तो ये तो हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम इसको P1 नोट से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। अब देखो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम उनको बोलते हैं जो हर कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, हर रेंज पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वही दो कंपोनेंट हैं, वो दोनों राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तभी फॉलो करेंगे ना जब उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो, प्योर स्टेट में प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही P2 का होगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, PA इंटू PB। तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है,
अब देखो आइडियल सॉल्यूशन जो है उनके लिए हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है ना। राउल्स लॉ कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों की होता क्या है। तो यहाँ देखो आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक जो हमारा कंपोनेंट है जैसे ए और एक कंपोनेंट है बी, तो ए का अट्रैक्शन और बी का अट्रैक्शन जो है वो इक्वल होता है ए बी के अट्रैक्शन के। मतलब हमने इसको अलग रख रखा है और इसको अलग रख रखा है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद में दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके इक्वल होगा। तो याद रखना ए का अट्रैक्शन बी का अट्रैक्शन इक्वल होता है ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के। दूसरा देखो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है राउल्स लॉ ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वो ज़ीरो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसके अंदर एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है जब हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं। थर्ड वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो बेंजीन टोलुइन का मिक्सचर, एन हेक्सेन एन हेप्टेन का मिक्सचर, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन का मिक्सचर, मीथेनॉल इथेनॉल का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, 1 क्लोरोब्यूटेन 1 ब्रोमोम्यूटेन CCl4 SiCl4। मतलब जो दिखने में एक जैसे है ना, उनका मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, याद रखने के लिए वो क्या होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी रेंज के ऊपर। देखो जैसे ये पी ए जो है वो इक्वल नहीं है पी नॉट ए एक्स के, पी बी इक्वल नहीं है और पी टोटल भी इनके इक्वल नहीं है। मतलब ये कैसे सॉल्यूशन बन गए, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन गए क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो हमारे पास आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, और एक हमारे पास आते हैं जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करे। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन जो है उनके अंदर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है अकेले कंपोनेंट का, जो हमने मिक्स करने के बाद जो अकेला कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर होगा प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन से। पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी से। तो पी टोटल भी क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखो अगर राउल्स लॉ को फॉलो करते तो ये वाली लाइंस आती हमारी, लेकिन ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, मतलब इनका कुछ इंक्रीज़ हो गया। तो ये चीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आकर इनका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ ये देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, राउल्स लॉ जब हम पढ़ते हैं तो जो ए और बी का अट्रैक्शन होता है, ए और बी जो हमने ले रखा है, मतलब हमने जब दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया तो ये अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक होता है ए और बी के अट्रैक्शन से। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए बी अट्रैक्शन जो है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ए बी अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है ए और बी के अट्रैक्शन से। आइडियल में तो क्या होता है, ए और बी का अट्रैक्शन जो है वो ए बी अट्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि इस केस के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के, वो थोड़े से वीक होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, जो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, वो अब क्या हो जाएंगे, इजीली एस्केप कर जाएंगे, भाग जाएंगे। मतलब आपने यहाँ पे ये देखा ना कि ए और ये बी, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसके कंपैरिजन में इनका अट्रैक्शन, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो ये वाला अट्रैक्शन तो कम है, तो अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इजीली वेपराइज हो जाएंगे। तो इजीली वेपराइज होते इनका क्या हो गया, वेपर प्रेशर अपने आप इंक्रीज़ हो गया, और वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होते ये क्या शो करने लगेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेंगे। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग भी इनके लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट क्या होती है,
गेन होती है, एब्जॉर्ब होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब देखो एक टर्म आती है यहाँ पे जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वो होते हैं जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं, एजियो या है ना। तो ये सॉल्यूशंस जो है वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कि होते क्या हैं। फिर उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स, जैसे मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल और मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, मिथेनॉल CCl4, एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन CS2, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन वाले। नेगेटिव डेविएशन वाले जस्ट इनका उल्टा होगा कि इनके अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये देखो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का इंटरेक्शन जो है वो ए और बी के इंटरेक्शन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से इनकी वेपर नहीं बन पाती है, तो वेपर इजीली नहीं बन पाएगी, तो वेपर प्रेशर देखो ये कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग जो होती है वो नेगेटिव होनी है, यानी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो गया, तो अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से वॉल्यूम थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और याद रखना है आपको ये कैसे एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, हमारे पास ये बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग वाले एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एजियोट्रॉप्स होते क्या है। तो एजियोट्रॉप्स जो होते हैं बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका वेपर फेज़ और लिक्विड फेज़ के अंदर कंपोजिशन सेम होता है, और जब हम इनको बॉईल करते हैं तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। जैसे मैंने बोला कि इथेनॉल कोई भी दो ले लिया, जैसे नाइट्रिक एसिड वाटर ले लिया, इथेनॉल वाटर ले लिया। अब होगा क्या, एजियोट्रॉप्स होते तो क्या है, जब हम दोनों, आपने देखा कि आपका जो सोल्यूशन है हमने ले रखा है इथेनॉल और वाटर, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों क्या होंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही बॉईल होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते हैं, जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मिक्सिंग पे बॉईल होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन बनाते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम इनको, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम इनको क्या नहीं कर सकते, सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे। इस बेसिस पर हमारे जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमने पढ़े थे मिनिमम बॉइलिंग वाले जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग वाले जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग वालों का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है अपने कंपोनेंट से। जैसे मैंने बोला कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 98 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, जिस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि नाइट्रिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों को मिक्स करने पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट अगर मिक्सचर का ज़्यादा है तो मैक्सिमम वाले, और अगर मिक्सचर का कम है तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, राउल्स लॉ के ऊपर ही है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है।